प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका बीएससी क्लास में। डियर स्टूडेंट, बीएससी क्लास यानी कि जो बीएससी सेकेंड ईयर का हम आपके लिए सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में, उसका आज ये फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने एक लेक्चर और बनाया था जिसमें आपके लिए हमने जो बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो हमने अच्छे से समझाया था। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम समझेंगे इसका जो पहला पार्ट है, अनुक्रम का अभिसरण। इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हमें पढ़ना है और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम विशेष तरीके से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ ये स्टूडेंट जो इसकी बेसिक जानकारी है उसको भी हम विशेष तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके लिए समझ में आ सके। एक बात और ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पे हम आपके लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए अधिक समझा रहे हैं। बाकी यदि आप इंग्लिश मीडियम से जुड़े हुए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपका इंग्लिश में अलग से ट्रांसलेट करके वीडियो बनाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, बाकी आपका मुख्य फोकस हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए बनाना है हमारा। बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे आपके लिए मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो विद्यार्थियों चिंता मत कीजिएगा, आज से आपके बीएससी के रेगुलर वीडियो आना आपके लिए शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1 अनुक्रम का अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वर्डों को सीखते जरूर जाइएगा। बाकी आपको हिंदी मीडियम में तो सब कुछ समझाएंगे ताकि आप अच्छे से एक जो एजुकेशन है उसको प्राप्त कर सकें। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, तो आप चिंता मत कीजिएगा, आज से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो अब हम इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इस अनुक्रम का अभिसरण में कि अनुक्रम की परिभाषा क्या है। जब हमें अनुक्रम की परिभाषा पता चल जाएगी ना, तभी तो हम समझ पाएंगे कि अनुक्रम होता क्या है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए देखते हैं अनुक्रम को। तो आपके लिए बता दें जो अनुक्रम की परिभाषा है बहुत ही सिंपल है कि इसके लिए आप ध्यान रखना, अनुक्रम की परिभाषा समझने से पहले आपके लिए फलन की परिभाषा आना चाहिए। ठीक है, कि फलन क्या होता है। ठीक है ना, यदि आपके लिए फलन की परिभाषा आ जाती है तो आप आसानी से अनुक्रम की परिभाषा समझ जाएंगे। ठीक है, चिंता नहीं कीजिएगा, यदि आपको फलन की परिभाषा नहीं भी आती है तो आपके लिए हम यहाँ पे समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए जो अनुक्रम है वो क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम एक विशेष प्रकार का फलन होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम एक विशेष प्रकार का फलन होता है जिसका प्रांत प्राकृतिक संख्या तथा परिसर वास्तविक संख्या आर होता है। कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों कि देखिए जैसे कोई एक फलन है यहाँ पे, ठीक है, ये फलन ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। और इसका जो प्रांत है वो आपका क्या होना है विद्यार्थियों, प्रांत आपका होना है प्राकृतिक संख्या तथा परिसर होना है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो पहले नंबर आपका क्या होता है, आप जानते हो फलन में ये प्रांत होता है और दूसरा आपका परिसर होता है। कक्षा 12वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसे पहले फलन के बारे में, है ना, कि जो इसका पहला वाला भाग है ये आपका प्रांत होता है और दूसरा आपका परिसर होता है। ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखे हुए ए बी सी डी, है ना, ऐसे आपने फलन पढ़े होंगे। 1 का संबंध 1 से, है ना, 2 का संबंध बी से, 3 का संबंध सी से, 4 का संबंध डी से, 1 का 1 से 1 की फलन है ना। तो आप ये फलन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जिसका पहला, है ना, जिसका जो प्रांत है वो क्या होना चाहिए विद्यार्थियों, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 1 से शुरू होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है यानी प्रांत। अब यहाँ पे आपके लिए समझना है जिसका परिसर वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक हो। यहाँ पे तो हमने आपको फलन की परिभाषा समझाई है, यहाँ पे आप अनुक्रम की परिभाषा समझिएगा। आपके लिए प्रांत लेना है पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4। उसके बाद विद्यार्थियों आपके लिए क्या करना है कि जो आपका परिसर है ये लेना है वास्तविक संख्या, मतलब धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या सब कुछ इसमें ले सकते हो। जैसे आप +1 -1 0 भी ले सकते, 1 ले सकते, 2 ले सकते, ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ठीक है ना, तो इनको आप आसानी से इसको ले सकते हो और ऐसा आप इसमें आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो होगा वो आपका अनुक्रम होगा। ये अनुक्रम क्यों होगा विद्यार्थियों, क्योंकि इसका जो प्रांत है ये पहला वाला प्रांत होता है
दूसरा वाला आपका परिसर होता है। तो जो प्रांत है आपका ये क्या है विद्यार्थियों, प्राकृतिक संख्या है ना। प्राकृतिक संख्या मतलब आपका n है, नेचुरल नंबर, और जो आपका परिसर है वो आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है मतलब विद्यार्थियों रियल नंबर है, ठीक है ना, वास्तविक आपका संख्या है, ठीक है। तो वह फलन जिसका प्रांत क्या हो प्राकृतिक संख्या और परिसर क्या हो वास्तविक संख्या अनुक्रम कहलाता है। फिर से समझिएगा मेरे भाइयों कि वह फलन जिसका प्रांत प्राकृतिक संख्या तथा परिसर वास्तविक संख्याएं हो अनुक्रम कहलाता है, ठीक है। वही देखिएगा, वही परिभाषा लिखी हुई है कि वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम एक विशेष प्रकार का फलन होता है जिसका प्रांत प्राकृतिक संख्या तथा परिसर वास्तविक संख्या अर्थात r होता है। अब हम इसके चिन्ह की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसे इस टाइप से दर्शाते हैं। मान लीजिए कोष्टक में लिख दीजिएगा एस इनफाइनेट है ना, n बराबर 1 से इनफाइनेट तक, या फिर इसको इस चिन्ह में भी आप लिख सकते हैं। इस टाइप से चिन्ह बनाइएगा, और एस एन मतलब अनुक्रम, ठीक है। इसको इन दो प्रकार के चिन्हों में लिखा जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आशा करते हैं आपको अनुक्रम की परिभाषा बहुत ही आसान तरीके से आ गई होगी समझ में। यदि नहीं आई है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए, तो इस प्रकार आपके अनुक्रम की परिभाषा हो गई। अब विद्यार्थियों हमें समझना है इसका दूसरा टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण है, अनुक्रम का परिसर यानी कि रेंज, है ना। जो सीक्वेंस है उसका रेंज समझना है, ठीक है। तो जो अनुक्रम के परिसर की बात करें यदि हम, तो किसी अनुक्रम के समस्त विभिन्न पदों का समुच्चय उसका परिसर कहलाता है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि कोई भी यदि अनुक्रम है उसके जो समस्त विभिन्न पदों का जो समुच्चय है उसका परिसर कहलाता है, ठीक है ना। समुच्चय मतलब इसका समस्त विभिन्न पदों का समुच्चय मतलब क्या है कि जैसे इसमें बहुत सारे पद हैं, है ना, 1 2 3, है ना। तो जो विभिन्न प्रकार के पद हैं उनका हम एक समुच्चय बना दें। जैसे यहाँ पे पहला है, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे दूसरा है, तीसरा है, तो समुच्चय मतलब इस टाइप से समुच्चय बनता है ना। तो इसके जो प्रत्येक पद हैं उन सब का जो आपका क्या होना चाहिए समुच्चय है उसको ही हम परिसर कहलाते हैं। मतलब किसी अनुक्रम के जो समस्त विभिन्न पदों का समुच्चय है उसका परिसर कहलाता है। इसको हम आर एस से शो करते हैं, आर एस से शो करते हैं। मतलब जो आपका अनुक्रम है अनुक्रम को एस एन से दर्शाते हैं, सीक्वेंस से। मतलब इस प्रकार है कि जो एन है वो बिलोंग करता है कैपिटल एन से, मतलब आपका नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपके अनुक्रम की परिभाषा बहुत सरल है, याद रख लीजिएगा कि किसी अनुक्रम के समस्त विभिन्न पदों का समुच्चय उसका परिसर कहलाता है, ठीक है विद्यार्थियों। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत से बना रहे हैं वीडियो डियर स्टूडेंट, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, उसको ही हम खत्म कर देंगे, उस प्रॉब्लम को ही खत्म कर देंगे, ठीक है। और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी अनुक्रम के परिसर की परिभाषा कंप्लीट होते हुए अब तीसरा जो आपके लिए टॉपिक है वो है विद्यार्थियों परिबद्ध अनुक्रम यानी कि बॉन्डेड सीक्वेंस। आपके लिए पूछा जाएगा कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम होता है, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि परिबद्ध अनुक्रम क्या कहलाता है। तो परिबद्ध अनुक्रम मतलब बॉन्डेड सीक्वेंस। उसमें विद्यार्थियों ध्यान रखना दो प्रकार के अनुक्रम होते हैं, एक उच्च परिबद्ध अनुक्रम, एक निम्न परिबद्ध अनुक्रम। उच्च परिबद्ध अनुक्रम का मतलब ये है कि जिसमें पहला अवयव बड़ा हो, ठीक है ना, जिसमें पहला अवयव बड़ा हो वो उच्च परिबद्ध अनुक्रम होगा, और जिसमें पहला अवयव छोटा होगा वो निम्न परिबद्ध अनुक्रम होगा। और जिसमें ये दोनों होंगे यानी कि पहला अवयव बड़ा और दूसरा अवयव उस साइड वाला छोटा होगा तो उसको कहेंगे हम विद्यार्थियों परिबद्ध अनुक्रम यानी बॉन्डेड सीक्वेंस। कहने का मतलब ये है कि जिसका पहला अवयव बड़ा और उसका जो पीछे वाला अवयव होगा वो छोटा होगा तो उसको विद्यार्थियों हम कहेंगे क्या परिबद्ध अनुक्रम। परिबद्ध अनुक्रम भी दो प्रकार का होता है। उच्च परिबद्ध अनुक्रम मतलब विद्यार्थियों जिसमें पहला अवयव बड़ा हो, और निम्न परिबद्ध अनुक्रम मतलब जिसमें पहला अवयव छोटा हो, ठीक है विद्यार्थियों। इस प्रकार आपका उच्च परिबद्ध और निम्न परिबद्ध आपके लिए समझा दिया है। उसके बाद देखिएगा ये आपका जो परिबद्ध अनुक्रम है, अभी आपको परिभाषा तो हमने बताई दी है कि एक अनुक्रम परिबद्ध कहलाते हैं यदि यह उच्च परिबद्ध हो निम्न परिबद्ध दोनों प्रकार से हो। मतलब पहला अवयव बड़ा और उसका जो पीछे वाला है वो छोटा हो जाए तो वो परिबद्ध अनुक्रम होता है। अभी आपके लिए जो परिबद्ध अनुक्रम है जैसे ही हम इसकी थ्योरम करेंगे तो आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये परिबद्ध अनुक्रम हो गया।
अब विद्यार्थियों हमें इसका अगला टॉपिक पढ़ना है एकदिष्ट अनुक्रम। एकदिष्ट अनुक्रम, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है इसको इस तारीख से दर्शाते SN, है ना। और ये जो यहाँ पे लेस देन इक्वल होता है SN प्लस 1 के होता है, मतलब ये छोटा या उसके बराबर, छोटा या उसके बराबर। ये चिन्ह किसका है विद्यार्थियों? छोटा या उसके बराबर। जैसे ही क्या होता है, हम जब इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं तो हम हिंदी मीडियम वालों को बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। तो चिंता मत कीजिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि जो ग्रेजुएशन लेवल है वो इंग्लिश मीडियम में भी होता है, तो हम भी आपके लिए कोशिश पूरा हिंदी में कर रहे हैं। पर विद्यार्थियों कुछ वर्ड निकलेंगे इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में ही जब इसकी अध्ययन करते हैं तो इंग्लिश वर्ड निकल जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ठीक है। तो एक देश जो वर्धमान अनुक्रम है वो क्या है, इसमें अनुक्रम बढ़ता जाता है। ध्यान रखिए यहाँ पे SN प्लस 1 है ना, तो स्वाभाविक ही बढ़ेगा। ठीक है, तो एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम मतलब जिसमें आपका SN छोटा या बराबर हो SN प्लस 1 के। ठीक है, मतलब इसमें बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पे SN बराबर n², हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो SN 1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 होगा, मतलब बढ़ता जा रहा ना। तो इस प्रकार का जो अनुक्रम होगा वो होगा एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। ठीक है विद्यार्थियों, और इसके विपरीत यदि हम कहें एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम, तो इसमें घटता जाता है। जैसे SN बराबर 1/n लो, तो पहले 1 लोगे तो 1 आएगा, फिर 1/2 होगा, फिर 1/3 होगा। तो इसमें क्या होता है, अनुक्रम में घटता जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हो गया आपका कौन सा अनुक्रम, एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। तो अब तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो को आप क्या कीजिएगा, बेक कर करके देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विद्यार्थियों काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हमें अनुक्रम की सीमा यानी कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस समझना है। अनुक्रम की सीमा, अनुक्रम की सीमा पे आधारित ही विद्यार्थियों सभी प्रमेय होती हैं। जो अनुक्रम की सीमा जब हम समझ लेंगे तब हम आगे के अध्याय समझ पाएंगे। ये अध्याय तो समझ ही नहीं पाएंगे बिना अनुक्रम की सीमा के बिना। साथ ही साथ विद्यार्थियों हम जब तक अनुक्रम की सीमा नहीं समझेंगे तब तक हमें आगे के अध्याय एक भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा अनुक्रम की सीमा क्या कहलाती है। हम मान लेंगे कि एक सीक्वेंस है, अनुक्रम है, जिसका जो n बराबर 1 है और इनफाइनाइट तक है, एक अनुक्रम है। एक वास्तविक संख्या l को अनुक्रम की सीमा कहते हैं। जो आपका l है इसको अनुक्रम की सीमा कहते हैं यदि प्रत्येक जो आपका ये एप्सिलॉन है ये बड़ा होना चाहिए 0 से लिए धन पूर्णांक m का अस्तित्व इस प्रकार हो कि जो SN माइनस L है इसको हम जब निकालें, है ना, तो ये छोटा होना चाहिए आपका इससे एप्सिलॉन से, जहां पे जो n है वो आपका बड़ा होगा m से। ठीक है ना, तब यदि ये आपकी कंडीशन बन जाती है तो आप समझिएगा कि आपकी क्या है, सीमा है। ठीक है ना, सीमा की परिभाषा सीधी बात यह है अनुक्रम की सीमा की कि मतलब L को अनुक्रम की सीमा कहते हैं यदि धन पूर्णांकों का अस्तित्व किस प्रकार हो, इस प्रकार हो तो वह अनुक्रम की सीमा कहलाती है। ध्यान रखिएगा BSc जो सेकेंड ईयर का ये लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर है, तो आप बताइएगा आपको किस तरीके से समझ में नहीं आता है। यदि आपके लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर बताइएगा, उसका हम समाधान पूर्णतः करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आपकी अनुक्रम की परिभाषा हो गई। और एक और इसका प्रतीकात्मक रूप देख लीजिएगा, लिमिट SN बराबर L n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, इस फार्मूले से हम लिमिट निकाल लेंगे, अनुक्रम की सीमा निकाल लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अब विद्यार्थियों इसका नेक्स्ट टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, अनुक्रम का अभिसरण। यहाँ से विद्यार्थियों प्रमेय स्टार्ट होंगी, मतलब आपकी जो प्रमेय हैं इन्हीं पर आधारित होंगी। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभिसारी अनुक्रम और अपसारी अनुक्रम। इस पर आधारित अभी आप एक पाठ भी पढ़ोगे जिसमें पूरा अभिसारी अनुक्रम और अपसारी अनुक्रम पर ही आधारित होता है। ठीक है ना, तो अभी केवल आप मोटे तौर पर समझ लीजिएगा कि जो अभिसारी अनुक्रम है इसमें जो लिमिट है वो अद्वितीय होती है, मतलब इसकी लिमिट है 2 नहीं होती, एक ही लिमिट होती है। तो जिसे अनुक्रम में एक ही लिमिट हो उसको अभिसारी अनुक्रम कहते हैं, और जिसके पास लिमिट ही ना हो उसको अपसारी अनुक्रम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि लिमिट अद्वितीय होती है, ठीक है ना, तो वो आपका क्या होता है, अभिसारी अनुक्रम। इसका फॉर्मेट होता है ना, इस टाइप से SN माइनस L, है ना, बिलोंग टू जो आपका एप्सिलॉन है ना, वो सभी अवयवों के लिए होता है ना, M के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका एक लिमिट अद्वितीय होता है अभिसारी अनुक्रम में।
ठीक है ना। उसके बाद यदि हम बात करें अपसारी अनुक्रम की, तो अपसारी अनुक्रम के पास लिमिट ही नहीं होती है, ठीक है ना। जिसके पास लिमिट ही नहीं है उसको क्या कहेंगे, हम अपसारी अनुक्रम कहेंगे। तीसरा होता है दोलनामान अनुक्रम, जिसके पास दो लिमिट हो, जिसके पास दो लिमिट पॉइंट होते हैं उसको हम कहते हैं विद्यार्थियों दोलायमान अनुक्रम। समझ गए ना। अपसारी अनुक्रम जिसके पास लिमिट ही ना हो, अभिसारी अनुक्रम जिसके पास अद्वितीय लिमिट हो, और जिसके पास दो लिमिट हो उसको कहते हैं दोलनामान अनुक्रम। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आपका अनुक्रम के अभिसरण के अंतर्गत तीन प्रकार के अभिसारी अनुक्रम हो गए। पहला अभिसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम और दोलनामान अनुक्रम। इन दोनों को विशेष ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब विद्यार्थियों जो कुछ आप तक आपने पढ़ा है उस पर आधारित आपके लिए प्रमेय पढ़ना है। ठीक है विद्यार्थियों, 4-5 प्रमेय है इस अध्याय की, बस 5 प्रमेय पढ़ लीजिएगा, उसी में से आपके लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना। प्रमेय आती हैं विद्यार्थियों, यदि आप पे प्रमेय बन जाएंगी तो उस पर आधारित सवाल भी बन जाएंगे, बाकी मुख्य तो आपकी प्रमेय रहती ही है। तो देखिएगा इस अध्याय की पहली प्रमेय क्या है। पहली प्रमेय है विद्यार्थियों कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम होता है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम होता है, ये इसका कथन है। मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी अभिसारी अनुक्रम ले लो आप, वो परिबद्ध अनुक्रम होता है। अब यदि आपको इस प्रमेय को सॉल्व करना है तो आपको अभिसारी और अनुक्रम और परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा पता होना चाहिए। इससे पहले हम आपके लिए बता दें विद्यार्थियों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2004, 2000 और 97, 98, 99, 96 बहुत से सन में ये आया हुआ है विद्यार्थियों, तो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमें इस प्रमेय की उत्पत्ति करना है। ठीक है, तो उत्पत्ति करने के लिए हम बता दें, यदि हम कोई एक ऐसा अनुक्रम लेंगे जो अभिसारी होगा, ठीक है ना, तो अभिसारी अनुक्रम होगा तो उसको हम सिद्ध करेंगे कि वो परिबद्ध अनुक्रम भी है। तो अभिसारी अनुक्रम और परिबद्ध अनुक्रम, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिए कि अभिसारी अनुक्रम और परिबद्ध अनुक्रम क्या कहलाता है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम एक परिबद्ध अनुक्रम होता है, ये बात तो ठीक है, प्रमेय हमारी कह रही है, लेकिन हमें सिद्ध करना है तो हमें पता तो होना चाहिए मेरे भाई कि अभिसारी अनुक्रम क्या कहलाता है और परिबद्ध अनुक्रम क्या कहलाता है। तो आपके लिए बता दें विद्यार्थियों, जो अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम, ठीक है ना, तो जो अभिसारी अनुक्रम है, यदि हम इसकी बात करें अभिसारी अनुक्रम की, तो जो अभिसारी अनुक्रम है, ध्यान रखिएगा, इसकी जो लिमिट है वो कैसी होती है, अद्वितीय होती है। ठीक है ना। तो जिस अनुक्रम की लिमिट कैसी हो विद्यार्थियों, अद्वितीय हो, वो अनुक्रम कैसा होता है, अभिसारी अनुक्रम होता है। और परिबद्ध अनुक्रम जिसमें क्या होता है विद्यार्थियों, उसका पहला अवयव बड़ा और जो पीछे वाला अवयव है वो कैसा हो, छोटा हो, तो उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों, हम परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। अर्थात इस टाइप से हो, है ना, इसमें पहले छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बड़ा हो सकता है, यानी कि इस टाइप से कोई आपका सीक्वेंस हो जाए आपका, है ना, जो आपका क्या हो, इसमें बड़ा और छोटा अवयव हो जाए तो वो आपका परिबद्ध अनुक्रम होता है। ठीक है ना। तो ये परिबद्ध अनुक्रम हमें ये बनाना है, सीधी बात ये है, हमारा एम ये होना है कि हमें ये बनाना है। ठीक है ना। तो चलिए हम इसकी उत्पत्ति किस तरीके से करते हैं ये आपको हम बता दें। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपके लिए मानना पड़ेगा, ठीक है, मान लीजिएगा कि माना एक है दिया हुआ अनुक्रम Sn है जो कि अभिसारी अनुक्रम, अभिसारी तो आपको लेना ही, उसको सिद्ध नहीं करना है, आपको केवल परिबद्ध सिद्ध करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना एक है दिया हुआ जो अनुक्रम है वो Sn है जो कि आपका अभिसारी अनुक्रम है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए जब ये अभिसारी अनुक्रम है तो इसका आपको मालूम है कि इसकी लिमिट क्या होगी, अद्वितीय होगी, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू लिमिट क्या होगी, अद्वितीय होगी, मतलब L आपका होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपकी अप्लाई होगी, क्यों, क्योंकि अनुक्रम क्या है आपका, एक अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम है मतलब लिमिट अद्वितीय है, मतलब ये लिमिट का फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। अब विद्यार्थियों क्या करेंगे, तब अनुक्रम की जो अभिसारता की यदि हम परिभाषा से देखें तो जो अनुक्रम अभिसारता की परिभाषा क्या है कि लिमिट क्या हो उसकी, अद्वितीय हो। मतलब विद्यार्थियों यदि हम उसका मापांक निकालेंगे Sn-L सभी के लिए, मतलब जो आपको बिलोंग्स टू है ये, इसके चिन्ह कौन सा है, फॉर ऑल, ऑल मतलब सभी के लिए। ठीक है ना, जो स्मॉल n है वो आपका बड़ा या बराबर होगा आपके m नॉट के। ठीक है ना। अब विद्यार्थियों यदि हम क्या करें, यहाँ पे एक रख दें, एप्सिलॉन जीरो का मान क्या रख दें हम विद्यार्थियों, एक रख दें, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, Sn माइनस L, यहाँ पे केवल आपका यही हो जाएगा और ये सब वापस कंडीशन रहेगी। ठीक है, देखिएगा
ठीक, यहाँ पे ये हट जाएगा, ये बड़ा किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 की जगह हम 1 रख देंगे। ठीक है, अब विद्यार्थियों हमें क्या करना है कि जो आपका L-1 है इसको अलग करना है, इसको है ना, L-1 को अलग करना है और L+1 को अलग करना है, L-1 को अलग, L+1 को अलग करना है। ठीक है ना, ये कंडीशन वापस रहेगी। अब विद्यार्थियों क्या करते हैं कि जो आपका L-1 है, ठीक है ना, ये कहाँ तक जाएगा, मिनिमम कंडीशन तक जाएगा ना, लास्ट तक L-1 आएगा ना, मिनिमम मतलब नेगेटिव तक जाएगा। और जो आपका यहाँ पे ये बात करें हम विद्यार्थी L+1 की, तो ये मैक्सिमम तक जाएगा, है ना, मतलब जो आपका L-1 है मिनिमम तक जाएगा और जो M है वो मैक्सिमम तक जाएगा। मतलब L-1 की जगह हम रखेंगे स्मॉल m और जो L+1 है उसकी जगह रखेंगे हम कैपिटल M। L-1 की जगह क्या रखेंगे विद्यार्थियों, स्मॉल m, और L+1 की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल M। ठीक है विद्यार्थियों, देखिएगा ये हमने किस तरीके से रखा है, देख लो ये हमने रख दिया वहां पर। ठीक है ना, L-1 M और L+1 M रखने पर देखिएगा ये यहाँ स्मॉल m हो गया, ये आपका कैपिटल M होगा, जो कि हमें सिद्ध करना था। अर्थात प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम एक परिबद्ध अनुक्रम होता है सभी के लिए जब n बिलोंग टू कैपिटल N होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आशा करते हैं विद्यार्थियों को आपके लिए जो पहली प्रमेय है ये आसानी से समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम एक परिबद्ध अनुक्रम होता है। अब विद्यार्थियों इसका विलोम, है ना, इसका विलोम सत्य है क्या, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा इसका विलोम सत्य नहीं है, मतलब प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम एक अभिसारी अनुक्रम नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम एक परिबद्ध अनुक्रम तो होता है, लेकिन प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम एक अभिसारी अनुक्रम नहीं होता है। तो कभी कभी इसका विलोम आ जाता है, तो वो भी आप इसी लेक्चर में समझ लीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये तो आपको समझ में आ गया, ये आपको कैसा लिख देना है, कहता है प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम एक परिबद्ध अनुक्रम होता है, तीसदम लिख लीजिएगा। अब विद्यार्थी इसका विलोम क्या है, इसका विलोम सत्य नहीं है, मतलब प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम सदैव अभिसारी अनुक्रम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो परिबद्ध तो है लेकिन अभिसारी नहीं है। देखिएगा ये परिबद्ध अनुक्रम है, SN बराबर 1+-1 लगाएंगे यदि हम, तो विद्यार्थियों यहाँ पे मान रखेंगे तो ये आपका ये परिबद्ध अनुक्रम तो है लेकिन अभिसारी नहीं है, क्योंकि इसके 2 लिमिट पॉइंट हो गए, एक 0 हो गया एक 2 हो गया। देखिए यदि आप 1 रखोगे तो यहाँ पे इसमें 1 की पावर 1 यानी -1 की पावर -1 होगी, तो यहाँ पे 1 में से 1 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। और S2 बराबर 1 प्लस यहाँ पे -2 रखोगे तो ये आपका +1 बन जाएगा, मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा, अर्थात 2 लिमिट पॉइंट हो गए इसके। ठीक है विद्यार्थियों, जिसके 2 लिमिट पॉइंट हो गए और भी इसके आते जाएंगे, है ना, तो वो तो आपका अभिसारी अनुक्रम नहीं है, क्योंकि अभिसारी अनुक्रम की सिंपल परिभाषा है कि अभिसारी अनुक्रम वह अनुक्रम होता है जिसका केवल एक अद्वितीय लिमिट होती है। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं विद्यार्थियों अभिसारी अनुक्रम। ठीक है ना, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम नहीं होता है, इति सिद्धम। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आपका ये हमने आज आपके लिए पहली थ्योरम समझा दी है। और विद्यार्थियों इसी के साथ आज हम जो BSc का पहला लेक्चर है इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आपको ये बताना है कि आपके लिए हमारा ये लेक्चर कैसा लगा। BSc सेकेंड ईयर का ये पहला लेक्चर था आपका गणित विषय का। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको पढ़ाया है। बाकी कोई भी यदि कमी रह जाती है, आप कोई भी डाउट होता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। विद्यार्थियों इसकी PDF की चिंता मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकेंगे। और जो WhatsApp ग्रुप की लिंक भी दी हुई है, वहां से आप उसको ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाइए। साथ ही साथ विद्यार्थियों एक काम और कीजिएगा, इसकी हमने प्ले लिस्ट की लिंक दी हुई है, यहाँ पे आपको क्रम से वीडियो मिलेंगे। इससे पहले जो हमने सिलेबस का वीडियो बनाया था वो भी आपको मिलेगा विद्यार्थियों, और साथ ही साथ ये जो पहला लेक्चर बनाया है इसका भी आपके लिए मिल गया है। ठीक है ना, अब आपके लिए बता दें जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जिसमें विद्यार्थियों अभी तक तो हमने आपके लिए बता दिया है पहली प्रमेय, अब विद्यार्थियों हम इसकी ये सेकंड प्रमेय सॉल्व कराएंगे, जो यदि किसी अनुक्रम की जो सीमा का अस्तित्व है तो वह अद्वितीय होती है अथवा ये विद्यार्थियों तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने सभी विद्यार्थियों यहाँ पे हम आपके लिए इसमें क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो यही क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ विद्यार्थियों इसकी एक और हम प्रमेय समझाएंगे विद्यार्थियों, जो कि आपकी है ये बोलजनो
यानी कि ये बायर्सन ट्रांस प्रमेय, ठीक है, ये भी समझाएंगे। साथ ही साथ विद्यार्थी एक नया अनुक्रम पढ़ेंगे, कोशी अनुक्रम, ठीक है ना। इस पे आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, जो कि आपकी हाल ही जो एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं, है ना। तो ये प्रमेय भी करवाएंगे, है ना। साथ ही साथ विद्यार्थी इसकी इस प्रमेय के बाद एक प्रमेय 5 है, ये भी हम करा देंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये जो पूरा पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 2 वीडियो में हम इसका पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद हम विद्यार्थियों पढ़ाएंगे आपके लिए पार्ट 2, ठीक है विद्यार्थियों। चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।